नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। आज बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं के उपवास की, कृषि कानून पर खट्टर की केंद्र सरकार से बढ़ती दूरी की। बताएंगे कि बंगाल चुनावों में बीजेपी को कहां मिली बड़ी चुनौती, जानेंगे कर्नाटक में बीजेपी को कैसे दिया कुमारस्वामी ने झटका, और बुलेटिन के आखिर में बात नेपाल में ओली की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। दिल्ली में कांग्रेस सहित कई दलों से करेंगे बात। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी, ममता के साथ मंच भी साझा करेंगे शरद पवार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार के फैसले पर लगाई रोक। सरकार ने मंत्रियों सहित 61 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों को वापस लेने का किया था ऐलान। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने सरकार के फैसले पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। स्वास्थ्य मुसीबत के समय देश को एकजुट रखने के काम को सराहा। जीडीपी में भी जल्द सुधार की जताई उम्मीद। और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। तमिलनाडु पहुंची चुनाव आयोग की टीम, अधिकारियों के साथ की बैठक। 7 महीने बाद आज शेयर बाजार में रही सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1407 अंक गिरकर 45,554 पर हुआ बंद। निफ्टी 432 की गिरावट के साथ 13,328 तक पहुंचा। अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 26वां दिन था और आज से उन्होंने विरोध का अपना तरीका भी बदला है। आज से अन्नदाताओं ने उपवास शुरू कर दिया है। अन्नदाता के उपवास को देखते हुए सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव भी दिया गया है और गेंद अन्नदाताओं के पाले में डालने की कोशिश की गई है। लेकिन अन्नदाता अड़े हुए हैं कि पहले कृषि कानून वापस लें। तो आज क्या हुआ आंदोलन में, खास देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिन गुजरते जा रहे हैं, रातें लंबी होती जा रही हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन न कदम लड़खड़ा रहे हैं, न हौसले डगमगा रहे हैं। वही जोश है, वही जुनून है, वही जज्बा है, जुबां पर वही नारा है। आंदोलनकारी आवाज उठा रहे हैं, होश में आओ मोदी सरकार, काला कानून वापस लो सरकार। अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार को पड़ेगी कीमत चुकानी। लगातार 26 दिनों से कृषक आंदोलन की तस्वीरें ऐसी ही हैं। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलने वाले अन्नदाताओं का जोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह 11 बजे 11 किसान अनशन पर बैठ गए हैं। इनका ये अनशन मंगलवार सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। किसान नेता सतनाम सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह दूसरे 11 किसान अनशन पर बैठ जाएंगे। ये भूख हड़ताल रोटेशनल होगी और अगले 3 दिन तक ये अनशन जारी रहेगा। देश में 100 जगहों पर इस तरह से 3 दिन तक किसान अनशन करेंगे। वहीं किसान नेता डॉक्टर सतनाम सिंह का कहना है कि अनशन में सीनियर साथ बैठे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है। सरकार ने हमें जात पात पर बांटने की बहुत कोशिश की, अब उनका जोर नहीं चला तो कल प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे। हम जब भी बातचीत के लिए जाते हैं तो हमेशा उम्मीद के साथ जाते हैं, लेकिन अगर इस बार भी सरकार नहीं मानी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस अनशन के बीच ही कल किसान संगठनों की बैठक भी होगी। इस मीटिंग में सरकार के बातचीत के न्योते पर विचार किया जाएगा। अब देखना होगा कि अन्नदाता सरकार से बात करने को राजी होते हैं या नहीं। अन्नदाता अड़े हुए हैं कि सरकार पहले कृषि कानून वापस ले, उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। एमएसपी का मामला खट्टर सरकार की भी परेशानी बना हुआ है और अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस मसले पर अन्नदाताओं के समर्थन में दिख रहे हैं। तो एमएसपी पर क्या कहा खट्टर ने, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के नए कृषि बिल को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हरियाणा की खट्टर सरकार को है, क्योंकि जेजेपी लगातार किसानों के हित में बोलने का दबाव बना रही है। यहाँ तक कि जेजेपी ने तो गठबंधन तोड़ने की चेतावनी तक दे दी है। अगर ऐसा हुआ तो सीएम खट्टर की कुर्सी का खिसकना तय है। इसी डर से उन्होंने भी इशारों में मोदी सरकार पर बरसना शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की कोशिश करता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल वो नारनौल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी हमेशा रहेगा। खट्टर ने कहा कि अगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश करता है तो राजनीति छोड़ दूंगा। एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी अतीत में था, ये अब भी मौजूद है और भविष्य में भी ये बना रहेगा।
खट्टर का ये बयान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ शनिवार को मुलाकात के बाद आया, जिसमें उन्होंने अन्नदाताओं के मुद्दे पर चर्चा की। इस मुद्दे का हल चर्चा के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। खट्टर ने अपने इस बयान में कहीं भी मोदी सरकार का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एमएसपी की बात बोलकर साफ कर दिया कि वो भी किसानों का साथ देने को तैयार हैं। अब जब सरकार जाएगी तो खट्टर को तो किसानों की याद आएगी ही। उन्होंने एमएसपी की बात कहकर जहां अन्नदाताओं को मनाने की कोशिश की है, वहीं जेजेपी को भी साधने की कवायद शुरू की है। अब देखना होगा कि उनके बयान के बाद क्या विरोधी सुर शांत हो पाते हैं या नहीं। एक और हरियाणा में बीजेपी की सरकार अन्नदाताओं के आंदोलन के चलते मुश्किल में फंस गई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राह और भी ज्यादा मुश्किल दिख रही है। पार्टी ताकत तो पूरी लगा रही है। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि बंगाल विधानसभा में बीजेपी को इस बार 200 सीटें मिलेंगी, लेकिन राज्य की सत्ताधारी टीएमसी ने बीजेपी के दावों को हवाई दावे बताया है। प्रशांत किशोर ने तो बीजेपी को लेकर बड़ी चुनौती दे दी है। तो क्या कहा है प्रशांत किशोर ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग का दल पश्चिम बंगाल का लगातार दौरा कर रहा है। राज्य की राजनीति में भी हलचल मची हुई है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत राज्य में लगा दी है। अमित शाह ने तो 200 सीटों के जीतने का दावा भी कर दिया है, जिसे लेकर अब ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि समर्थक मीडिया के एक वर्ग द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए माहौल के विपरीत पश्चिम बंगाल में भाजपा को 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कृपया ये ट्वीट सुरक्षित कर लीजिए और अगर भाजपा इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाया है। टीएमसी के नेताओं ने भी प्रशांत किशोर की बात का समर्थन किया है। प्रशांत किशोर का इशारा साफ है कि राज्य की जनता चुनावों में दीदी को ही पसंद करेगी और एक बार फिर टीएमसी को जबरदस्त बहुमत मिलेगा। लेकिन बीजेपी को प्रशांत किशोर का दावा रास नहीं आ रहा है। विजय वर्गीय ने कहा कि बंगाल के चुनाव के बाद देश के एक चुनावी रणनीतिकार का नुकसान हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन राजस्थान में अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं। 50 निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो किस दल ने कितने निकायों पर किया कब्जा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान नगर निकाय चुनावों के नतीजे 13 दिसंबर को ही सामने आ चुके थे। 50 निकायों के लिए 1775 वार्डों के जो नतीजे सामने आए थे, उसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 619 सीटें मिली थी। निर्दलीय 597 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, भाजपा 547 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा बीएसपी के साथ सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 और आरएलपी के 1 प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही सभी की निगाहें इन निकायों के अध्यक्ष पद पर थीं। निर्दलियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में मानी जा रही थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि निर्दलियों के सहारे वो अधिकांश निकायों पर कब्जा कर लेगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। जिन 50 निकायों में चुनाव हुए थे, उनमें से 36 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 12 निकाय ही आए हैं। 2 निकायों पर कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। 50 निकाय सीटों में 7 नगर परिषद और 43 नगर पालिका की सीटें हैं। नगर परिषद की 7 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट ही जीत पाई है और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से आई है। यानी साफ है कि राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और इसीलिए बीजेपी को 50 निकायों में से सिर्फ 12 पर ही जीत मिल पाई है। राजस्थान में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, लेकिन सीएम शिवराज परेशान है। उनकी परेशानी बढ़ा रखी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने। तो क्यों परेशान है शिवराज, देखिए ये रिपोर्ट। दल बदल कर शिवराज ने सरकार तो बना ली, लेकिन जो नेता दल बदल कर बीजेपी में आए थे, उनसे शिवराज मुश्किल में फंस गए हैं। अब हालत ये है कि ना तो बीजेपी इन नेताओं से अपना दामन छुड़ा पा रही है और ना ही इनका बचाव कर पा रही है। दरअसल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय आयकर विभाग की ओर से प्रदेश में छापेमारी की गई थी। मामला पैसों के बेनामी लेन देन और हेराफेरी का था। छापेमारी के बाद से ही इस मामले की जांच चल रही थी। जांच पूरी होती उससे पहले ही मध्य प्रदेश की सत्ता में बड़ा फेरबदल हो गया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों सहित कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 1.5 दर्जन विधायक भी थे। इन विधायकों को सत्ता का लाभ भी मिला, लेकिन अब आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में 64 विधायकों के नाम हैं। जिन विधायकों के नाम इस लिस्ट में हैं, उनमें से बीजेपी के भी 13 विधायक शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 13 बीजेपी विधायकों के नाम इस सूची में शामिल हैं, उसमें से 8 विधायक सिंधिया के साथ दल बदल करके कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। रिपोर्ट आने के बाद सिंधिया ने तो खामोशी ओढ़ ली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान राज्य के सीएम हैं, ऐसे में उन्हें बोलना ही था। शिवराज ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी? इसे लेकर शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस अब सरकार को इस मामले में घेरने की तैयारी में है। परेशान कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी है। यहां अभी विधानसभा चुनावों में समय है, लेकिन जिस तरह से जेडीएस और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, उसके बाद दावे किए जा रहे थे कि जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन कुमारस्वामी ने आज जो कहा, उससे बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है। तो क्या कहा कुमारस्वामी ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक की सियासत में लंबे वक्त से नाटक जारी है। कभी सत्ता परिवर्तन होता है तो कभी नए समीकरणों का संकेत मिलता है, और कभी कभी तो बना बनाया योग भी बिगड़ जाता है, जिससे पार्टी को धक्का लगता है। यही धक्का अब बीजेपी को लगा है, जो जेडीएस के साथ गठबंधन करके कमल को मजबूत करने के सपने देख रही थी। लेकिन कुमारस्वामी ने बड़ा बयान देकर सपनों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं जेडीएस के लिए स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दूसरी पार्टी में विलय करने के जरिए जान देने की नौबत नहीं आने देंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं भविष्य में भी ऐसी स्थिति पैदा होते नहीं देख पा रहा हूं। कुमारस्वामी ने कहा, यदि आने वाले दिनों में जनहित में जरूरत पड़ी तो अधिक से अधिक हम मुद्दा आधारित समर्थन दे सकते हैं। इस बारे में किसी काल्पनिक खबर को महत्व दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कुमारस्वामी का ये बयान उन अटकलों के बीच आया है जिसमें कहा जा रहा था कि कुमारस्वामी जेडीएस का विलय बीजेपी में कर सकते हैं। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद लिम्बावली ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के बारे में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि देश में आने वाले दिनों में ध्रुवीकरण तेज होने जा रहा है। इसी बयान के बाद कहा जा रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। साल 2006 में बीजेपी और जेडीएस ने गठबंधन सरकार बनाई थी। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे और येदियुरप्पा उप मुख्यमंत्री बने थे। दोनों दलों के बीच 20-20 महीने की सत्ता साझेदारी फॉर्मूले के तहत ये सरकार बनी थी, लेकिन खटपट होने के बाद गठबंधन टूट गया। यही वजह है कि स्वामी अब दोबारा हाथ नहीं मिलाना चाहते। ये इनकार बीजेपी के लिए किसी धक्के से कम नहीं है। और बुलेटिन के अंत में बात नेपाल में मचे बवाल की। केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर नेपाल की संसद भंग हो चुकी है और नए चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन ओली के फैसले का उनकी पार्टी के साथ ही विपक्षी दल भी जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ओली की राह मुश्किल होती दिख रही है। तो क्या चल रहा है नेपाल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल में ओली के फैसले से बवाल मच गया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। ओली सरकार में शामिल प्रचंड समर्थक 7 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के अंदर ही ओली के खिलाफ विरोध के सुर तेज हैं। उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है, जबकि ओली इसी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी की स्थायी समिति में शामिल 44 में से 31 सदस्य खुलकर ओली के फैसले के खिलाफ बताए जा रहे हैं। केपी शर्मा ओली को भी इस बात का एहसास है और उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग अपनी राह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ओली ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। इस बीच राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग किए जाने का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें राष्ट्रपति के फैसले को असंवैधानिक बताया गया है। नेपाल के संविधान में भी संसद भंग करने का प्रावधान नहीं है। 3 साल पहले ही नेपाल में चुनाव हुए थे और अभी संसद का कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर विपक्ष भी नाराज है और अब विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पर महाभियोग लाने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि महाभियोग संसद में लाया जाएगा, जो फिलहाल भंग हो चुकी है। नेपाल की संसद में कुल 275 सांसद हैं और राष्ट्रपति की ओर से नए चुनावों को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 30 अप्रैल से 10 मई तक चुनाव कराए जाने हैं। नेपाल में चल रही राजनीतिक हलचल पर भारत की भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि ओली के हालिया फैसलों से दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।